चलिए जी, गुड इवनिंग। करें, स्टार्ट करें क्लास। सेटल्ड? ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए थे कैश फ्लो के विदाउट एडजस्टमेंट, है ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी उसमें। सो बिफोर वी मूव टू एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस, हमें पहले ये एडजस्टमेंट सीखनी होगी, करेक्ट। सो ये एडजस्टमेंट्स मेजरली आपके चैप्टर में कवर्ड है, जो आपने आनी चाहिए, ठीक है जी। क्या क्या सरप्लस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था कि आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल बैलेंस होगा लास्ट ईयर और करंट ईयर को कंपेयर करना है, और डिफरेंस को लेके हम सरप्लस निकालेंगे। बाकी की और आगे एडजस्टमेंट्स हैं, आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारी कवर कर लें, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में क्या करें, क्वेश्चन कर पाए विद एडजस्टमेंट्स, करेक्ट। एंड वन मोर थिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि आप, चाहे आपके पास ये प्रिंटेड कॉपी है, सब कुछ है, या तो आप हाथ में वो प्रिंटेड कॉपी रखें, अदरवाइज कीप राइटिंग, ठीक है। लिखी हुई चीज बड़ी जल्दी याद रहती है। सो मूविंग ऑन विथ सरप्लस, स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट पॉइंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन, टेक फ्रॉम पीएनएल, जो आपका फाइनल सरप्लस है। जनरली आपको बैलेंस शीट ही दी होगी, 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट है। ये जो सरप्लस होगा किसका पार्ट होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो ये सिंपल है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई खास जरूरत है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो चैप्टर में है, और 99%, बेटा ये कोई टाइम है आने का, बैठो जल्दी, 99% ऑफ द केस में आपके क्वेश्चन में ये होगा ही, डिविडेंड का पॉइंट मैक्सिमम केसेस में आपके क्वेश्चन में होता है। लेट्स सी व्हाट इज रिटन। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर हमें कंसिडर करना है। 2 ट्रीटमेंट होगी इसकी, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर की 2 ट्रीटमेंट होगी। कैसे? पहला, आपकी वर्किंग नोट में प्लस होगा, बताया था ना, 5 चीजें ऐड होती है, 2 चीजें माइनस, लास्ट लेक्चर में याद करो। एक तो वर्किंग नोट में, और वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, प्लस, और ये माइनस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कहां पे माइनस होगा, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिमेंबर, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, गुड। तो इट इज एडेड टू नेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। इट इज एन आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एंड इट इज शोन एज एप्रोप्रिएशन फ्रॉम प्रॉफिट। हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, सो वी एड बैक। देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करंट ईयर का जो डिविडेंड है वो आपने इग्नोर करना है। करंट ईयर का डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन भी है तो उसे देख के आंख बंद कर लीजिए, क्योंकि उसको आपको ट्रीट करना ही नहीं है। कोई समझाना चाहेगा क्यों ऐसा है? मिस बजाज, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन विदाउट रीडिंग। करेक्ट। सो देखिए होता क्या है जनरली, जो हमारा करंट ईयर का डिविडेंड होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/22 को, और ये एंड हो रहा है 31 मार्च 23, तो 31 मार्च 23 पे हमारे प्रॉफिट्स डिटरमाइन होंगे। ऑन दैट बेसिस वी विल क्या बोलेंगे उसको, एक हम अज्यूम्ड फिगर लेंगे कि भाई हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, करेक्ट। प्रपोज करेंगे, अब वो प्रपोज डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स मीट में जाके अप्रूव होगा, से यस। तो हो भी सकता है कि वो अप्रूवल ना मिले, है ना, शेयर होल्डर्स मीट में वो डिसअप्रूव भी हो सकता है। सो कहने का मतलब शेयर होल्डर्स मीट हमेशा इस ईयर एंड के बाद होगी, से यस। तो ईयर एंड के बाद वो मीट होगी, उसमें डिसाइड होगा कि डिविडेंड देना भी है या नहीं देना। सो कहने का मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर हमारी करंट ईयर का डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जो हैपन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। कहने का मतलब हो सकता है ये डिविडेंड अप्रूव हो सकता है ये डिविडेंड अप्रूव ना हो। तो फर्स्ट थिंग तो वो करंट ईयर के लिए क्या बन गया, कंटिंजेंट लायबिलिटी, से यस। बच्चों अब कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती, पढ़ा था ना क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, 2 में भी पढ़ा था। कंटिंजेंट लायबिलिटी हमेशा नोट्स टू अकाउंट्स में लिखी जाती है, रिमेंबर दैट। कौन सा प्रिंसिपल कहता है उसे लिखने को नोट्स टू अकाउंट्स? फुल डिस्क्लोजर, वेरी गुड।
सो कहने का ये मतलब है कि जब वो करंट ईयर में रिकॉर्ड ही नहीं होता तो कैश फ्लो को कैसे इंपैक्ट करेगा, सवाल ही नहीं उठता। आप देखो इस ईयर का डिविडेंड अगले साल जाके अप्रूव होगा और अगले ही साल जाके वो पे आउट होगा, से यस। सो कहने का मतलब हमारे करंट ईयर का डिविडेंड हमारे करंट ईयर को इंपैक्ट नहीं करता, एक्चुअल में जो इंपैक्ट करता है वो पिछले साल का डिविडेंड, करेक्ट। पिछले साल का डिविडेंड हम इस साल में आके अप्रूव कराएंगे और फिर उसे पे करेंगे, से यस। तो करंट ईयर का डिविडेंड इग्नोर और प्रीवियस ईयर के डिविडेंड की दो एंट्री, कहां पे दो एंट्री, एक वर्किंग नोट में प्लस और दूसरा फाइनेंसिंग में माइनस। परफेक्ट, पढ़ लेते हैं एक बार। नो इफेक्ट एज इट इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स। व्हाई इट इज नॉट अकाउंटेड? इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, करेक्ट। Final dividend is proposed by the company at the end of year and approved in the shareholders meet. AGM is held after the year end, that is in the next financial year. So dividend is also recorded in the books next year. AS4 provides that proposed dividend is not to be accounted in the books unless approved by the shareholder. So it is shown as very important point. 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है इस पे, वो पूछ सकते हैं प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर इज अ करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी, चूज करो। तो आप चूज कर पाओगे अब कि भाई क्या है, करंट ईयर का डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट। प्रीवियस ईयर के डिविडेंड के बारे में बोला एडेड टू द वर्किंग नोट एंड नेट डिविडेंड पेड इज डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंसिंग। Now what is this net dividend paid? Proposed minus payable. जैसे कई बार होता है ना कि आपका जो डिविडेंड था वो क्लेम ही नहीं हुआ, कोई शेयर होल्डर था जिसको अभी तक हमने पे नहीं किया है। मान लो आपका टोटल डिविडेंड 1 लाख देना था और आपके बैलेंस शीट में एक फिगर दी हुई है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड का क्या मतलब है कि वो हमने अभी तक पे किया ही नहीं है उस होल्डर को। तो अगर आपका टोटल प्रपोज्ड 1 लाख था और बैलेंस शीट में 10,000 अनक्लेम्ड है तो आपने पे कितना किया होगा, से यस 90 पे किया होगा। यानी ये जो 1 लाख है वो वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा, ये 90,000 माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग में, और ये 10,000 की एंट्री थी आपकी बैलेंस शीट में थी ना ये एंट्री। सो दैट्स हाउ हमने डिफरेंस रिकॉर्ड किया। दोबारा बताते हैं। आपको बैलेंस शीट दी है बच्चे, करेक्ट। पिछले साल कोई यहाँ पे वो नहीं था, यहाँ पे 10,000 का अनक्लेम्ड डिविडेंड दिया हुआ है करंट ईयर में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में 10,000 का अनक्लेम्ड डिविडेंड है। नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है प्रीवियस ईयर डिविडेंड इज 1 लाख रुपीज, ये एडजस्टमेंट है, समझ आई। 10,000 रुपए तेरी बैलेंस शीट में अनक्लेम्ड डिविडेंड है, तेरे नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि पिछले साल का डिविडेंड 1 लाख था। अगर 10,000 का अनक्लेम्ड है मतलब तुमने पे कितना किया, 90। सो देखो जो बैलेंस शीट में चीज होती है उसकी एक ही इम्पैक्ट देनी होती है हमें, से यस, है ना। यानी ये जो 10,000 है इसका एक ही इम्पैक्ट देना है हमें पूरे कैश फ्लो के अंदर, से यस। वो 10,000 का इफेक्ट हम कैसे देंगे, हम 1 लाख प्लस करेंगे, 90 माइनस करेंगे। सो दैट्स हाउ विल गिव इफेक्ट ऑफ 10,000। व्हाट माय पॉइंट? वेरी गुड, ओके। सो ये हो गया प्रपोज डिविडेंड। अब आ जाओ इस पे, इंटरिम क्या होता है हिमांशु? अरे इफेक्ट नहीं पूछ रही मैं, इफेक्ट तूने ठीक बोला, इंटरिम डिविडेंड का मतलब पूछा मैंने। हाँ, जो साल के बीच में पे करते हैं, करेक्ट। सो इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो बिटवीन द ईयर बोल लो जो पे होता है। क्यों पे होता है यादव जी? व्हाई वी पे इंटरिम डिविडेंड? क्यों पे करेंगे इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में? शौक चढ़ रहा है, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होंगे, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा होगा, सो विल नॉट वेट फॉर द ईयर एंड टू डिक्लेयर द डिविडेंड। हम क्या करेंगे, भैया हमारा तो आधे साल में इतना प्रॉफिट हो गया, लो ले जाओ डिविडेंड, करेक्ट। सो बिटवीन द ईयर इंटरिम डिविडेंड के दो इफेक्ट है, अगेन फिर से एडेड टू वर्किंग नोट और डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेम इफेक्ट है बच्चों, जो प्रीवियस ईयर वाले के इफेक्ट है वही है।
Interim dividend is added to the net profit because of the reason it is an item of financing and it is not operating. Interim dividend is dividend that is declared and paid within the same financial year. Declared and paid within the same financial year. क्योंकि हमारा जो proposed dividend year end पे होता है वो तो अगले साल जाके पे होता है. Say yes. Thus the treatment is also done added to current year profit in the working note and deducted as cash used from financing. कोई दिक्कत है बच्चों? ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये सिंपल है. जैसे मान लो आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी है, यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है, बोला है पिछले साल 80,000 का जनरल रिजर्व था, इस साल 1,20,000 का हो गया. तो बच्चों कितना रिजर्व आपने और बनाया होगा? 40. तो ये ट्रांसफर टू रिजर्व कहाँ चला जाएगा? वर्किंग नोट में प्लस. वही बोला है, ट्रांसफर टू रिजर्व फ्रॉम पीएन इज एन एप्रोप्रिएशन सो एडेड बैक टू द प्रॉफिट. Add to working note. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निकल भी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करो. Sometimes there is a reduction in value of reserves. In that case, it will be mentioned in the question that why this reserves reduced and treat accordingly. क्या समझ में आया आदित्य? कुछ समझ नहीं आया. हाँ, जैसे अभी तो मैंने आपको बोला कि रिजर्व बढ़ रहा है बच्चों, 80 का 1,20 हो गया, तो आपने बोला कि मैम हमने 40,000 रुपए और ट्रांसफर किए. अगर मैं इस सिचुएशन को रिवर्स कर दूं, पिछले साल 1,20 का रिजर्व था, अब 80 का रह गया, कहाँ गया ये 40,000? कम हो गया, रिजर्व कम हो गया. आपको बोला है क्वेश्चन आपको रीजन बताएगा कि ये रिजर्व कम क्यों हुआ. समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लो, मान लो आपको बोला है कि कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिए. समझ में आ रहा है? बोनस शेयर इशू कर दिए, इसीलिए ये क्या हो गया, आपका रिजर्व्स रिड्यूस हो गया. सो जब भी आपका रिडक्शन होगा, वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जब जाएंगे, हमें अलग अलग केसेस दिए हो सकते हैं. सो दैट मोमेंट वी विल सी कि भाई हमारा ये जो रिजर्व रिड्यूस हुआ किस कारण से रिड्यूस हुआ, हमने इस पैसे का क्या किया. ऑन दैट बेसिस विल डिसाइड कि हम इसे कैश फ्लो में कहाँ पे लिखें. सिंपल है. लेकिन वो बढ़ रहा है तो सिंपल है ये तो कि हमने और रिजर्व बनाया ड्यूरिंग द ईयर, हम वर्किंग नोट में प्लस करेंगे. करेक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स. बड़ा मस्त है ये, इसको ध्यान से समझो. प्रोविजन फॉर टैक्स अलग अलग केस से समझाती हूँ इसको, ठीक है? आज खुल गया. देखो अलग अलग केसेस, देखो वाइट चल जाएगा ना. ये बैलेंस शीट है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है आपके करंट लायबिलिटी के उसमें. ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर. प्रोविजन फॉर टैक्स बोला है पिछली साल 50,000 था और इस साल का टैक्स प्रोविजन 70 है. और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों, नो एडजस्टमेंट्स. इतनी ही इंफॉर्मेशन है आपके पास जो बैलेंस शीट में गिवन है. फर्स्ट केस देखते हैं, इसमें काफी सारे केसेस हैं. लेट्स सी. फर्स्ट केस आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में गिवन है, पिछली साल का प्रोविजन 50 था, इस साल का 70 था. इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं. ठीक है, आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट तो याद है ना? मैं अगर आपको बोलूंगी ये कैश फ्लो में वहां जाएगा, आई सपोज फॉर्मेट सबको लर्न है. ओके. सो ये जो करंट ईयर का प्रोविजन है ये तो ऐड हो जाएगा वर्किंग नोट में, जहां पे आप लिखते हो ना ऐड प्रोविजन टू टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स. 5 चीजें ऐड होती है, 2 माइनस, याद है? वर्किंग नोट में 5 चीजें ऐड होती हैं, जिसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स एक चीज होती है. हाँ बोलो ना. हाँ. सो ये वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा. और ये पिछले साल का जो टैक्स है ऑपरेटिंग में होता है माइनस इनकम टैक्स पेड. रिमेंबर, शुरू से फॉर्मेट याद करो. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, देन एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, देन यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज. फिर हम वर्किंग कैपिटल चेंज करते हैं, फिर आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से, यस, माइनस इनकम टैक्स पेड. ये फॉर्मेट याद है? ऑपरेटिंग में ये वहां पे आएगा, ये इनकम टैक्स पेड वाली अमाउंट है, ऑपरेटिंग में माइनस होगा. समझ आई इतनी बात?
अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो दिस इज हाउ यू विल ट्रीट। पिछले साल का आप मान लीजिए हमने इस साल पे कर दिया और करंट ईयर का आप ऐड कर दीजिए कहाँ पे, वर्किंग नोट। सिंपल है, सॉर्टेड। देखो आपको पता है ना कि बैलेंस शीट की जितनी फिगर्स होती है उनका एक ही ट्रीटमेंट देना होता है। एक दे दिया मैंने क्या किया, इसका डिफरेंस कितना है आदित्य, 20 प्लस है ना। यहाँ पे हमने किया क्या, +70 -50, नेट नेट में 20 का इंपैक्ट दे दिया ना। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। पहला केस, केस नंबर 1, जिसमें नो एडजस्टमेंट वाला केस है ये, प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ बेटा मैं ये दोबारा बता रही हूँ। ये केस नंबर 1 समझ में आ गया सबको। केस नंबर 1 में क्या होगा, सिर्फ आपकी बैलेंस शीट का जो नोट होता है ना, वर्किंग नोट, उसमें दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई अलग से एडजस्टमेंट नहीं है। आप क्या करेंगे, पिछले साल के डिविडेंड टैक्स को मान लीजिए कि आपने पे कर दिया, माइनस इनकम टैक्स पेड वाले में एंट्री हो जाएगी। करंट ईयर वाला जो होगा उसको आप वर्किंग नोट में प्लस कर दीजिए। करेक्ट, क्यों, क्योंकि आपने ये करंट ईयर के प्रॉफिट से निकाला होगा 70 से। यस, ये पहला केस है। अब दूसरा केस देखो शशांक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई एक्सप्लेन दिस अगेन। केस नंबर 2 पे आओ। मैं इसी एग्जाम्पल को कैरी करूंगी सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आए। I'll make the same balance sheet again. मेरा करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है कितना था, 70, और पिछले साल का जो है 50। नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है आपको, ध्यान से सुने, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 65,000. दिस इज व्हाट यू आर गिवन। अब बताओ कैसे ट्रीट करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा। पिछले साल का प्रोविजन है, करंट ईयर का प्रोविजन है, और बोला है कि हमने जो साल में टैक्स पे किया वो 65,000 रुपए का टैक्स पे किया। देखो अब ये एडजस्टमेंट है बच्चों, तो जब भी एडजस्टमेंट होती है ना, आप बैलेंस शीट की फिगर्स को डायरेक्टली कैश फ्लो में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो मैंने ये दोनों वैल्यूज उठाई, जाके कैश फ्लो में लिख दी, सिंपल। बट इन दिस केस नाउ यू आर गिवन एडजस्टमेंट्स, यू कैन नॉट ट्रीट दिस डायरेक्टली, तो व्हाट टू डू, आप बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट के तौर पे बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 50, से यस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 50, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन इज हाउ मच, 70। बच्चों ध्यान से सुने, बैलेंस शीट में दी गई चीज एक ही बार लिखनी थी और मैंने वो एक बार लिख दी। अब ये फिगर कहीं नहीं आएगा दोबारा, समझ में आ रहा है, कहाँ लिखा है मैंने, वर्किंग नोट में। गेटिंग माय पॉइंट, ये दोनों एक बार लिखने थे, एक बार लिख दिए। कहने का मतलब इसका डिफरेंस लिखना था, जो यहाँ डिफरेंस हो गया, 50 क्रेडिट 70 डेबिट। नाउ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने पे कितना किया, टू बैंक कितना किया, 65। तो अब यहाँ पे जो बैलेंस फिगर आएगा वो आएगा बाय पीएनएल, से यस, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड किया होगा। करंट ईयर में जो हमने प्रॉफिट से प्रोवाइड किया होगा वो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे आएगा। कैन यू टेल मी हाउ मच इट इज, इज इट 85? Am I correct? So, अब सवाल उठता है कि मैम कैसे ट्रीटमेंट करें, ये अकाउंट तो बन गया। अब देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, ओपनिंग और क्लोजिंग तो दिया होगा बैलेंस शीट में, से यस, जिसे आप अकाउंट में लिख देना। इन दोनों में से है ना एक फिगर आपको एडजस्टमेंट में दी होगी। आई रिपीट, या तो बोला होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 65, या बोला होगा टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज 85। You will be given one information out of the two and you need to find the other. अभी हम प्रोवाइडेड वाला भी करके देख लेते हैं कि कैसे होगा, करेक्ट, कोई दिक्कत है। अब कैसे ट्रीट होगा ये समझो। बैलेंस शीट की जो चीजें थी वो एक बार लिखनी थी, एक बार लिख दी, यहां लिख दी, यहां लिख दी, खत्म, सॉर्टेड। नाउ ये दो फिगर क्या बैलेंस शीट में है,
65 80 नहीं है तो 2 बार लिखनी पड़ेंगी कैश फ्लो में, है ना। अब समझो 2 बार कहाँ पे आएंगी। लेट्स सी वेयर टू राइट। दो बार लिखनी पड़ेंगी, इतनी बात से अग्री कर रहे हो आप। एक बार तो आपके अकाउंट में आ गई, हाँ बोलो, एक बार कहाँ पे आ गई अकाउंट में, दूसरी बार कहाँ पे आएगी कैश फ्लो में। यहां लिखेंगे एडेड टू वर्किंग नोट। ऑनलाइन बच्चों मेरी हैंडराइटिंग छोटी तो नहीं लग रही, मैं थोड़ा बड़ा लिखूं क्या। एडेड टू वर्किंग नोट, और ये वाली माइनस इनकम टैक्स पेड जो होता है वो है ऑपरेटिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। दोबारा बताऊं, बैलेंस शीट की चीजों को एक बार लिखना था, हमने अकाउंट में लिखा एक बार, सॉर्टेड। अब जो फिगर है ये 2 बार लिखनी होती है, ये वाली और ये वाली। एक बार तो इस अकाउंट में आ गई टू बैंक और बाय पीएनएल, दूसरी बार कहाँ लिखेंगे कैश फ्लो में। सिंपल है। कैश फ्लो में कहाँ पे आएगा 65,000 जो टू बैंक है जो पे किया वो आएगा माइनस इनकम टैक्स पेड यानी ऑपरेटिंग में, और दिस जो आपने करंट ईयर में प्रोवाइड किया है वो प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा। अब तीसरा केस देखो, मैंने आपको बोला था इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में देंगे, दूसरी आपको ढूंढनी पड़ेगी। तीसरा केस, केस नंबर 3, I'll copy this same case for better understanding so that you can compare. Provision for tax given है करंट ईयर का 70, पिछले साल का 50। ये बैलेंस शीट है, नीचे एडजस्टमेंट में वो बोलेंगे टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर was 85 आ रहा था ना, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर was, समझ में आ रहा है। एक में आपको पेड की इंफॉर्मेशन दी थी, दूसरे में क्या की दी है प्रोवाइडेड। क्लियर हो रहा है, दोबारा बताना है। अब इसे कैसे ट्रीट करेंगे, सेम केस, ओपनिंग क्लोजिंग लिख देंगे अकाउंट में, हमें टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है, मतलब बाय पीएनएल वाली फिगर गिवन है, वी आर गिवन दिस, सो कैन वी कैलकुलेट दिस। ओपनिंग है, क्लोजिंग है, प्रोवाइडेड है, तो टू बैंक मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, दोबारा बताना मिस बजाज। वेरी गुड। पहले क्या दिया हुआ था, ये इंफॉर्मेशन, ये और ये 3 थी, हमने ये निकाली। अब क्या दिया हुआ है, ये और ये, तो हम इसे निकालेंगे। इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन आपके पास डेफिनेटली गिवन होगी, और अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करना है, क्या करना है, वर्किंग नोट में ऐड करेंगे करंट ईयर वाला और पिछले साल वाला हम माइनस डायरेक्टली इन द कैश फ्लो। करेक्ट, इतना नोट करें। अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये नेट ऑफ रिफंड तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि अगर रिफंड भी होता है क्वेश्चन में तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है और इनकम टैक्स रिफंड माइनस होता है वर्किंग नोट में। करेक्ट, और जो हम पे भी करते हैं, ऑपरेटिंग से जो हम पे करते हैं वो भी क्या होता है, नेट ऑफ रिफंड ही पे होता है। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग वेरी लेस चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। आपको बोला है कि अगर कोई ऐसा टैक्स है जो आप स्पेशली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से टैक्स आया है या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से टैक्स आया है, तो फिर वो ऑपरेटिंग से माइनस ना होके कहां से माइनस होगा। अगर फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग से, जैसे एक एग्जांपल लो, मान लो आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, उस पे आपको कैपिटल गेन हो गया, है ना। कैपिटल गेन सुना है, पढ़ा है कभी, जब फिक्स्ड एसेट पे हम एज इन बुक वैल्यू से ज्यादा रेट पे बेच देते हैं तो गेन हो जाता है, तो उस पे अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, इन दैट केस वो इन्वेस्टिंग से माइनस हो जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण आप कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो वो कहां से माइनस हो जाएगा, बट वेरी लेस, क्या, 0 चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड। करेक्ट, आगे चलिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपके सिलेबस में है ही नहीं। Extraordinary items is not a part of your practical question. Will not be asked. कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या हो सकता है, हालांकि कोर्स में नहीं है बट लेट्स डिस्कस। लॉस बाय फायर, फैक्ट्री में आग लग गई, जल गया सामान, लॉस हो गया, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और थेफ्ट, नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक, उनके कारण कोई मिला हुआ क्लेम, ये सब क्या हो गया
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूटीन बिजनेस। अब बच्चे कई बार इसमें एग्जांपल देते हैं मैम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, भाई वो नॉर्मल बिजनेस में होता रहता है ना, सो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है। ओके, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को समझाने की जरूरत है। अब तो आप मुझे पढ़ा दोगे, इतना पढ़ा रखा है ना, गुड। यादव जी पढ़ाना चाहेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस? ओके, सो फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लस क्या क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइ, और इसका जो ऑपोजिट होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ओके, सब याद है ना या मैं दोबारा बताऊं इसे? याद है पक्का? गुड। अब आ जाओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होगा, देखो गुडविल या तो पिछले साल के कंपैरिजन में कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी, दो ही ऑप्शन है। अगर ज्यादा हो रही है गुडविल मतलब आपने और बाय किया होगा, वो कहाँ पे माइनस हो जाएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस। और अगर कम हो रही है मतलब आपने राइट ऑफ की होगी। से यस, एम आई करेक्ट इप्सिता? अगर गुडविल कम हो रही है मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया है, सो इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। से यस, गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो हम कहाँ ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग, और नॉन कैश वाला जो एडजस्टमेंट करते हैं उसमें हम प्लस करेंगे। डिक्रीज इन गुडविल मींस गुडविल रिटर्न ऑफ, इट इज एडेड टू नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग पार्ट। इंक्रीज इन गुडविल मींस इट इज अ परचेज, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सिंपल है। कोई दिक्कत है ऑनलाइन बच्चों? कोई दिक्कत है, समस्या है? आवाज अब सही से आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? You can just show me the thumbs up if everything is okay. Okay, fine, thank you. अब आ जाओ बच्चों मोस्ट टेक्निकल पार्ट। अगर आपने पिछली साल डेप्रिसिएशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तब तो ये इजीली समझ आ जाएगा, ये रिवाइज करने जैसा होगा। और अगर डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा तो सीख लेना, अभी मैम पढ़ा रही है, करेक्ट? अदरवाइज आप पढ़ा सकते हो अगर आपने ढंग से डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा हुआ है। हाँ जी, चलिए फिक्स्ड एसेट्स की एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे भी मैं खुद ही समझाता हूँ, छोड़ो, लिख के समझाते हैं रादर देन। हाँ, दो मेथड होते हैं, करेक्ट, वेरी करेक्ट। चलिए ध्यान से समझ। हाँ जी, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए एक पहले केस 1 देखते हैं। कोई भी एक फिक्स्ड एसेट का नाम लो, एनी मशीनरी। ओके, देखा आप और मैं एक जैसा सोचते हैं। मशीनरी, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। बच्चों लिखने की जरूरत नहीं है, सारे केसेस को ध्यान से सुने। पिछले साल मशीनरी थी 5 लाख, इस साल मशीन हो गई 8 लाख। आपके पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है, बताओ क्या करोगे? नो अदर इंफॉर्मेशन। 3 लाख की मशीन और बाय करी, परफेक्ट। सो कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखोगे? मतलब इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, करेक्ट। हम ये मानेंगे कि पिछली साल के कंपैरिजन में हमने 3 लाख की मशीन और खरीद ली, विच रिजल्टेड इनटू आउटफ्लो विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सिंपल है। दूसरा एग्जांपल लो, ये मशीन को ही लेके चलते हैं ना, यहाँ के लिए इधर लिखना। मशीनरी, पिछली साल हमारी मशीन थी 5 लाख, इस साल हो गई 4 लाख। अब बताओ क्यों रिड्यूस हो गई? डेप्रिसिएशन। जब तक आपको बोला नहीं है कि बेच दी, आप इसे बेच दी नहीं मानेंगे। देखो कम होने के 2 रीजंस हो सकते हैं, पहला डेप्री, दूसरा बेच देना। जब तक आपको बेच देने के बारे में कुछ बोला नहीं है, व्हाट यू विल कंसिडर? डेप्रिसिएशन। सो कहने का मतलब अगर रिड्यूस हो रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, टेक दिस एज डेप्रिसिएशन। ये डेप्री आपने पीएनएल में डेबिट किया होगा, से यस। अब क्या करना पड़ेगा? एड टू नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। सिंपल है। 1 लाख रुपए आप कहाँ ऐड कर देंगे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। कोई दिक्कत है? कम हो रहा था तो सॉरी बढ़ रहा था तो हमने क्या किया? माइनस।
कम हो गया तो हमने क्या किया, प्लस, डेप्रिसिएशन माना, ठीक है। इस पे आते हैं आगे, तीसरे केस पे आ जाओ। दो केस समझ में आ गए। ये जब एसेट बढ़ा तो हमने कैसे ट्रीट किया, कम हुआ तो हमने कैसे ट्रीट किया। नाउ अनदर केस, लेट्स सी सम एडजस्टमेंट्स। मशीनरी, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। करंट ईयर आई विल टेक 4 लाख, नहीं ये 4 लाख लेते हैं, इसे 6 लाख लेते हैं। अब सिर्फ इतना सा होता तो क्या करते बच्चों, सिर्फ इतना सा होता तो क्या करते आप बताओ। अगर इतनी सी इंफॉर्मेशन होती माइनस कर देते इन्वेस्टिंग में। लेकिन अगर एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट लिखती हूं मैं, व्हाट एडजस्टमेंट आई राइट, ओके, दो एडजस्टमेंट लिखते हैं इनफैक्ट। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर is rupees 80,000. Another adjustment, machine with book value 90,000 on ये 23, 22, 1/4/22, ये 31 मार्च है, ठीक है, 31 मार्च। Machine with book value 90 on 1/4/22 was sold at a loss of 10,000. This is what you are given. क्या अब आप डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हैं कैश फ्लो में? क्या ये डिफरेंस लेके कैश फ्लो में लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है, हमें क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, पुट योर पेन डाउन, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग खुले रखें, पेन को बंद कर दें। क्या हो रहा है एंड व्हाई? इसने बोला ब्लू चल, ओके। सो सी हाउ टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। मशीन हमारा एसेट होता है, से यस, हाँ बोलो ना, मशीन का बैलेंस डेबिट होता है। सो मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा? मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4 लाख। हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। किसी का ये सवाल तो नहीं है मैम आपको कैसे पता ये डेबिट में आएगा और वो क्रेडिट में आएगा? एनीबॉडी वांट टू आस्क? ऐसा क्वेश्चन पूछते बच्चे 12th में आके, शर्म भी नहीं आती पूछते वक्त। सो बाय बैलेंस कैरेड डाउन 6 लाख। भाई किसी को ये डाउट तो नहीं है 4 लाख यहाँ आना चाहिए था, 6 लाख इधर आना चाहिए? कोई है तो हाथ। ऐसे होते हैं बच्चे। एक दिन मैंने क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट में लिखा तो वन स्टूडेंट में, आपको कैसे पता इधर लिखना है, आपने इधर क्यों नहीं लिखा? बिकॉज मैं अकाउंट्स की टीचर हूँ, मुझे पता है कि क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये एसेट है तो डेबिट बैलेंस होता है, करेक्ट। सो दैट्स हाउ हमने ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। अब मुझे गाइड करो क्या करना है। ये दोनों चीजें एक बार लिखनी थी, एक बार लिख दी। अब आप जो भी लिखेंगे कितनी बार बताइए, क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। डेप्री की जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्री टू मशीनरी, तो बाय डेप्री आएगा, परफेक्ट। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय डेप्रिसिएशन 80,000। एक बार यहाँ आ गया बच्चे, जो आप दूसरा इफेक्ट बताओ, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। मैं इसका दूसरा जो इफेक्ट है वो अलग पेन से लिखती हूँ। एक बार यहाँ पे, दूसरी बार एडेड टू ऑपरेटिंग अंडर नॉन कैश, ठीक है, वेरी गुड। दोनों इफेक्ट हमें समझ आ गई। एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा। आदित्य हेल्प मी विद दिस। टफ फाइट्स टू द टफ सोल्जर्स। बताओ, मशीन विद बुक वैल्यू 90 was sold at a loss of 10। मुझे जर्नल एंट्री बता और छोड़ दे। 90,000 की मशीन 10,000 के लॉस पे बेची है, टेल मी द जर्नल एंट्री। हाँ, परफेक्ट, बहुत अच्छे। सो हमारी जर्नल एंट्री अगर मैं आपको बताऊं, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस हुआ वो पीएनएल में जाएगा, एंड टू मशीन
80,000 में बेचा, 10,000 का लॉस, 90 की थी वो मशीन। से यस, दिस इज द जर्नल एंट्री। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक 80, बाय पीएनएल, या तो लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हो आप, 10,000। बच्चे अब इतना बताया है तो इन दोनों की दूसरी एडजस्टमेंट भी बता दे। 2 बार लिखना है ना, एक बार हुआ, दूसरी बार कहाँ लिखेगा? रिलेटिव आंसर। हाँ, मशीन बेची है 80,000 रुपए में, कैश फ्लो में कहा जाएगा? बेचा है, हाँ करेक्ट। सो ये 80,000 एडेड टू इन्वेस्टिंग। से यस, हाँ बोलो ना। लॉस ऑन सेल कैश फ्लो में कहा जाएगा? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग में ऐड होगा ना, नॉन कैश होता है लॉस। हम यहाँ पे लिखेंगे एडेड टू ऑपरेटिंग अंडर नॉन कैश। ये नॉन कैश भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है। ओके, अब ये अकाउंट क्लोज कैसे होगा बच्चों? ये आपके सामने है, दिस इज नॉट येट क्लोज्ड। अकाउंट को क्लोज करने के लिए दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। बैलेंसिंग करने को मत बोलना, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू टैली दिस? देखना नहीं है मोक्षा, बिना देखे आंसर करो। क्या यहाँ मतलब मैच करने के लिए पीएनएल लिख दूं? दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? ओके, देखो किसी भी एसेट को लेके क्या क्या चीजें हो सकती हैं। या तो आप उसे खरीद सकते हो, या बेच सकते हो, या डेप्रिशिएट कर सकते हो। क्या चौथी चीज होती है? बताओ, चौथी चीज होती है एसेट को लेके? आइदर यू कैन बाय, यू कैन सेल, और चेंज इन वैल्यू कंसिडर्ड। बता रहे कमिंग कमिंग कमिंग। यहाँ पे डिफरेंस कौन सी साइड पे आ रहा है? कैन यू टेल मी दैट? डिफरेंस ये टोटल हो रहा है 6 लाख, 6,90,000 और 80 कितना होता है? 770। ये टोटल मेरा 7,70,000 है और ये 4 लाख है। यानी अगर मैं यहाँ पे 370 लिख दूं तो ये मैच हो जाएगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। 370 लिखना है, क्या लिखूं, किस चीज में डालूं ये 370? डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन तो हो गया ना मेरा बच्चा। सोचो सोचो, अभी मैंने आपको बोला एसेट को लेके 3 ही चीजें होती है, बेचना, खरीदना, डेप्रिशिएट करना। यहाँ पे डेप्रिसिएशन और बेचना तो आ गया ना, बचा क्या? खरीदना। इतनी देर से बोले जा रही हूँ तब भी समझ नहीं आ रहा है। ये बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज द एसेट बॉट ड्यूरिंग द ईयर विच यू नीड टू कैलकुलेट। दोबारा बताओ, शक्ल कह रही है दोबारा बताओ मैम। हाँ, अग्री। हाँ तो मेरी बात सुन, तेरी बैलेंस शीट में तेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट दे रखा है कि साल शुरू हुआ तो इस अकाउंट में 4 लाख का बैलेंस था, साल खत्म हुआ तो इसमें 6 लाख का बैलेंस था। साल शुरुआत और बीच में 3 चीजें हो सकती हैं, तुम और खरीद सकते हो, तुम बेच सकते हो, और तुम डेप्रिशिएट कर सकते हो। विद इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। डेप्रिसिएशन और बेचने का तो तेरे को दे रखा था, मैंने डाल दिया। से यस, डिफरेंस किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे। तो बचा क्या? एसेट में कोई और चीज हो सकती है तो ये बता। तेरे पास साल की शुरुआत का बैलेंस है, तेरे पास साल के अंत का बैलेंस है, तेरे को बोला ये बेच दिया, ये डेप्रिशिएट कर दिया, तो बचा क्या? गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, आपको ऐसा कर सकते हैं कि खरीदने वाली वैल्यू दे दे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू ना दे, खरीदना बेचने की दे दे, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट में आएगा, वो डेप्रिसिएशन होगा। यानी ये 3 चीजें जो है, खरीदना, बेचना और डेप्रिशिएट करना, इनमें से 2 इंफॉर्मेशन वो आपको देंगे, तीसरी आपको ढूंढनी पड़ेगी।
इस वाले क्वेश्चन में कौन सी दो दी थी, डेप्रिसिएशन दे दिया और सेल दे दिया, आपने ढूंढा क्या, बाय, परचेज। परचेज और डेप्री दे देंगे तो क्या ढूंढना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। यानी इन तीनों में से दो आपके पास होंगी, जैसे मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स में बताया था ना कि दो में से एक होगी, यहाँ पे आई एम टेलिंग यू कि खरीदना, बेचना और डेप्रिशिएट करने में से दो गिवन होगी, तीसरी आप खुद ढूंढना। तो अब इसको बताओ कहां लिखोगे, वेयर टू राइट दिस, टू बैंक, इन्वेस्टिंग से माइनस, क्योंकि हमने एसेट खरीदा है, परफेक्ट, बच्चे तो होशियार हो गए। ऑनलाइन बच्चों कुछ दोबारा बताना है, अदरवाइज नोट दिस। अच्छा, अगर एक चीज यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करते हैं, if I change this question, machine with the book value 90 was sold at a gain of 20,000. If I change this question, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि हमने 20,000 के गेन पे ये बेची है, तब आप कैसे ट्रीट करेंगे, इफ टू PNL आ जाएगा, टू गेन ऑन सेल आ जाएगा, रादर देन लॉस ऑन सेल, यहाँ पे आएगा टू गेन ऑन सेल। और बैंक की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1/10, 90 की मशीन 20 के प्रॉफिट पे बेची, कितने रुपए आए जनाब, 1,10,000, समझ में आ रहा है, करेक्ट। बाय बैंक हो जाता 1/10, 90 + 20 और 20,000 यहाँ पे डेबिट में आता, समझ में आ रहा है आपको। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी विच कैन बी आस्क्ड, इट कैन बी सेड दैट द मशीन हैज बीन सोल्ड एट गेन। ऑनलाइन बच्चों अगर आपको समझ में आया तो जस्ट शो मी थम्स अप सो दैट आई एम श्योर दैट मुझे दोबारा नहीं समझाना। ओके, थैंक यू फॉर दैट। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी आपको, जग रहा है तू, चाय पीनी है, ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटी समझ आई तो बताओ। चले एक बार उस नोट्स में देखें क्या लिखा हुआ है मैम। अच्छा पिक्चर लेना है, लो, फोन का जमाना भैया, पिक्चर लो, लिखा नहीं जा रहा है, मैम पागल है, लिख रही है सारा, पहले तो टाइप करती है, फिर उसको प्रिंट देती है आपको, फिर बोर्ड पे लिखती है। हाँ तो अब लिख लो। चलो एक बार हम अपने नोट्स में देखते हैं कि मैम ने क्या टाइप करके दिया हुआ है। हाँ जी, सॉरी, पार्डन, हम देखेंगे, अभी मेरा पढ़ाने का मन कर रहा है, सो आई एम टीचिंग वेरी गुड। हाँ मेरा कभी कभी बहुत ज्यादा मन कर जाता है पढ़ाने को, सो ठीक है, ये वाला। अब आपको वो WDV SLM तो नहीं समझाना पड़ेगा ना, डेप्रिसिएशन किसी भी मेथड से हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमें ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, बेचना है, डेप्रिसिएशन है, अगर लॉस है तो PNL डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, और खरीदने के लिए क्या हो जाएगा, टू बैंक। समझ में आ गया, वही चीज लिखी है जो मैम ने अभी बताई। अब आ जाओ दूसरी मेथड पे। बच्चों आपको याद है बुक्स में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं, 11th क्लास याद है या डब्बा गुल है? हाँ कितने नंबर आए थे 11th में अकाउंट्स में? यस मैम, तो इतना जोश में बोला था, लेट मी सी। हाँ, व्हाट वाज योर स्कोर इन अकाउंटेंसी इन क्लास 11th? मेरे पास तो था नहीं, तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब बॉर्डर, हाँ तो बॉर्डर ही हो गया और क्या। चलिए ठीक है, नो वरीज। बच्चों डेप्रिसिएशन को बुक्स में रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं, आइदर डेप्री इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट, आइदर डेप्री इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्री। समझ में आ रहा है, डेप्रिसिएशन को या तो आप एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट करें, ये पहला मेथड होता है जिसको मैंने अभी समझाया। दूसरा मेथड क्या होता है कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाए जिसका नाम क्या होता है, प्रोविजन फॉर, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैंने 11th में जो बच्चे मेरे पास थे उनको पता होगा, इसको इस तरीके से समझाया था कि इसको एक डब्बा मानो जिसमें हम डेप्री इकट्ठा करते हैं, है ना, जैसे आपका पिगी बैंक होता है ना जिसपे आप पैसे इकट्ठे करते हो, वैसे ये जो अकाउंट होता है प्रोविजन फॉर डेप्री, कंसिडर इट एज अ बॉक्स वेयरइन यू आर accumulating depreciation every year. Say yes. सिंपल है, सॉर्टेड है।
अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, बैलेंस शीट में आपको दो अलग अलग बैलेंसेस दिए होंगे, एक तो एसेट का बैलेंस दिया होगा ओपनिंग क्लोजिंग, दूसरा उस डब्बे का एक्यूमुलेटेड डेप्री वाले डब्बे का बैलेंस दिया होगा कि साल की शुरुआत में इस डब्बे में इतना डेप्री था, साल के अंत में इतना डेप्री था। समझ में आ रहा है? जैसे एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग होगा वैसे ही उस डब्बे का भी ओपनिंग क्लोजिंग होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ओके अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये दो दोस्त इकट्ठा पिगी बैंक बनाते हैं, है ना, और अगर इनकी लड़ाई हो जाती है तो फिर ये क्या बोलेंगे कि तू अपना हिस्सा निकाल इस पिगी से और चलता बन, ऐसा होगा ना? से यस, अगर तुम दोनों की नहीं होगी तुम्हारी लड़ाई, मुझे पता है तुम लोग जिगरी यार हो, हाँ कुछ खा लेंगे मिल के, बात खत्म। इतने ही रुपए है क्या पिगी बैंक में के समोसा खा लेंगे जाके, हैं? ओके देखो थोड़ा सा मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, ट्राइंग टू मेक इट सिंपलर फॉर यू। एज इन अगर मान लीजिए, अच्छा तीन लोगों का पिगी बैंक बनाते हैं, ठीक है, ये 3 लोगों का पिगी बैंक है। अगर मान लो यादव जी लड़के जाना चाह रहे हैं, है ना, तो आप क्या करोगे, उसके हिस्से का पैसा उसको देके निकालोगे कि ले भाई पकड़ और जा मोमोज खा ले, समोसे खा ले, है ना, जो इसको खाने थे। तो होगा क्या कि जो बंदा जा रहा है उसका पैसा आपने वहां से उस बॉक्स से निकाल दिया। से यस, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ये जो बॉक्स होता है ना जिसमें आप डेप्री इकट्ठा करते हो, जब भी कोई एसेट बिक जाता है यानी हमारे बिजनेस से बाहर चला जाता है, उस पर्टिकुलर एसेट का डेप्री हम यहाँ से निकाल देते हैं, बोलते ले भाई निकल, ठीक है, सॉर्टेड है। एक्यूमुलेटेड डेप्री क्या होता है? सिंपली इट इज अ बॉक्स वेयर यू विल एक्यूमुलेट डेप्री एवरी ईयर। अगर डालना है तो उसी में डालना है, निकालना है तो उसी से निकालना है। हमने अपने एसेट अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख का आज एसेट खरीदा, 1 साल खत्म होने पे उस पे 10,000 का डेप्री लगा, आपने एसेट अकाउंट को छूना नहीं है, 10,000 रुपए वहां पे नहीं डालने, कहाँ डालोगे? उस डब्बे में डालोगे कि भाई मेरा 1 लाख का वो एसेट है जिसका डेप्री मैं इस डब्बे में डाल रहा हूं। से यस, इन दैट केस आपका जो एसेट अकाउंट होगा वो हमेशा कॉस्ट पे होगा। हाँ बोलो, क्योंकि आप उसको डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। आप अपने एसेट अकाउंट को तभी डिस्टर्ब करो या तो आपने कुछ खरीदा या तो आपने कुछ बेचा, अदरवाइज डू नॉट डिस्टर्ब दिस अकाउंट, दिस विल बी एट कॉस्ट। से यस, कोई दिक्कत है? समझो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस देखो, ये दोनों अकाउंट को हम मैच करते हैं, आप देखेंगे कि सिर्फ डेप्रिसिएशन को अलग कर दिया गया, बाकी सेम टू सेम है। करेक्ट? ये देखो, ये हमारा एसेट का ओपनिंग बैलेंस, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस। से यस, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ये कॉस्ट होगा और ये बुक वैल्यू होगा। कॉस्ट और बुक वैल्यू में क्या अंतर है? बोलो ना। कॉस्ट मतलब जितने में खरीदा था और बुक वैल्यू मतलब बुक वाली वैल्यू। ओह माय व्हाट एन आंसर सर जी, है कह रहा बुक वाली वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? आफ्टर डेप्रिसिएशन। देखिए इस मेथड में हम क्या करते हैं, हर साल डेप्री यही लगाते रहते हैं, यही लगाते रहते हैं, तो ये जो वैल्यू होती है ये आफ्टर डेप्री होती है ना, ये कॉस्ट पे होता है। ओपनिंग ओपनिंग, यहाँ पे भी क्लोजिंग क्लोजिंग, लेकिन फर्क क्या है, दिस अकाउंट इज एट कॉस्ट एंड दिस अकाउंट इज एट बुक वैल्यू। सिंपल। हमने एसेट बेचा, बाय बैंक बेचा, यहां हमने लिखा था बाय डेप्री, यहां क्या लिखा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्री। अब ये क्या है, आई विल एक्सप्लेन। लॉस हो गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी सेम है, लॉस ऑन सेल, कोई डिफरेंस नहीं है। गेन अगर हो रहा है यहाँ पे भी हो रहा था, वही कर रहे हैं, अगर परचेज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मैम फर्क क्या है, क्यों पढ़ा रहे हो आप बेफालतू जब सेम है? फर्क यहाँ पे है बच्चे, आपके पास एक बॉक्स है जिसका नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्री। आपको इस डब्बे का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में। से यस, आपको कह रहे हैं कि साल शुरू हुआ तो इस डब्बे में इतना डेप्री था, खत्म हुआ तो इतना डेप्री था। देन दे आर सेइंग कि डेप्री प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाज दिस। हमने जो साल में डेप्री लगाया वो कितना डाला इस डब्बे में, ये रहा। तो फर्क कहाँ पे आया कि नॉर्मल मेथड जब होती है डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्री टू मशीनरी। से यस, और ये वाली मेथड में एंट्री होती है डेप्री टू प्रोविजन फॉर। समझ में आया? हम नॉर्मल एसेट अकाउंट में डेप्री लगाते ही नहीं है बच्चों,
हमें जब भी डेप्री लगाना होगा हम कहाँ लगाएंगे, उस डब्बे में जाके, सिंपल है। लेकिन सवाल उठता है कि मैम फिर ये क्यों आया यहाँ पे, वाई दिस इज रिटन हियर, जब प्रोविजन फॉर डेप्री हमने अकाउंट बना दिया तो यहाँ पे ये वर्ड आया ही क्यों। इसलिए आया बच्चे, जब भी कोई एसेट बिकेगा हम उस बिके हुए एसेट का डेप्री इस डब्बे से निकाल देंगे, करेक्ट, और निकाल के कहाँ डाल देंगे, क्यों डालेंगे, एक्सप्लेन, ताकि उसकी बुक वैल्यू पता चले, करेक्ट। देखिए ये आपका पूरा अकाउंट कॉस्ट पे चलता है ना। अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने मेरी पूरी कॉस्ट में से 10,000 का एक ऐसा एसेट था जो मैंने बेच दिया, है ना, अब 10,000 के एसेट पे मैंने आज तक फॉर एग्जाम्पल 6,000 का डेप्री लगाया, तो वो डेप्री कहाँ लगा होगा मोक्षा, अगर 10,000 की कॉस्ट का एसेट मैंने बेचा, उसका 6,000 अभी तक का डेप्री है, तो ये 6,000 का अभी तक का डेप्री कहाँ लगा हुआ है, इस डब्बे में, इस डब्बे में लगा हुआ है ना, इधर तो है नहीं, यहाँ पे तो 10,000 का ही कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो बेचने से पहले तो उसे बुक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, आप कॉस्ट पे तो नहीं बेच सकते किसी चीज को। यस तो हमने 10,000 में खरीदा, वो यहाँ पे लगा हुआ है कॉस्ट में, 6,000 मैंने आज तक डेप्री लगाया, इस डब्बे में लगा हुआ है वो, से यस हम इस डब्बे से निकालेंगे और यहाँ डाल देंगे, तो जैसे ही हम यहाँ डालेंगे वो बिकने वाला एसेट बुक वैल्यू पे आ जाएगा, से यस 10,000 की कॉस्ट इंक्लूडेड थी, 6 का डेप्री डाला, वो 4 पे आके खड़ा हो गया, अब बेच दीजिए, सिंपल है। तो इसमें फर्क क्या आता है कि हम डेप्री के लिए अपना एक अलग बॉक्स बनाते हैं। बच्चों ये 11th में पढ़ी हुई चीज है, आई डोंट नो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इन सो मच ऑफ डिटेल, देयर वाज अ फुल फ्लेज चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन, करेक्ट। सो स्टिल मेरा बड़ा दिल है, मैंने दोबारा समझा दिया। कहने का ये मतलब है कि आप डेप्रिसिएशन एक अलग बॉक्स में इकट्ठा करेंगे, अगर कोई एसेट बिकता है तो वहां से उस डब्बे से निकालिए, कॉस्ट वाले अकाउंट में डालिए और फिर एसेट को आप बेच दीजिए, सिंपल है। कोई दिक्कत है, खत्म हो गया बच्चे, कुछ है ही नहीं खास। बच्चे 5 मिनट खत्म करते हैं, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में क्या दिया हुआ है, ये आपको सिर्फ समझाया हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ये सब हम कर चुके हैं, तो इसे मुझे डिस्कस नहीं करना। लास्ट ये वाला चीज हम डिस्कस करते हैं, आई विल टेक 5 more minutes। वैसे ये मैंने फिर भी समझा दिया था, बट रिवाइज ही करना है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। बच्चों डिविडेंड रिसीव्ड या तो ऑपरेटिंग हो सकता है या डिविडेंड रिसीव्ड या तो इन्वेस्टिंग या तो ऑपरेटिंग। रिसीव्ड डिविडेंड, अच्छा हुआ मैं रिवाइज करा रही हूँ। डिविडेंड रिसीव्ड, आपको जो डिविडेंड मिलता है या तो वो ऑपरेटिंग हो सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड है, फाइनेंशियल कंपनी है, या तो इन्वेस्टिंग हो सकता है अगर आप नॉन फाइनेंशियल है। आपके मेरे जैसे बंदे अगर कोई शेयर खरीदेंगे तो डिविडेंड आएगा, तो इन्वेस्टिंग है। डिविडेंड पेड विदाउट एनी डाउट इट इज ऑलवेज 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 फाइनेंसिंग। डिविडेंड क्यों पे करते हैं, जब बाजार में शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करना इज फाइनेंसिंग, तो उस पर डिविडेंड पे करना इज ऑल्सो। वैसे इंटरेस्ट पे आ जाओ, इंटरेस्ट पेड जो होता है या तो ऑपरेटिंग हो सकता है अगर आप फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन फाइनेंशियल है तो फाइनेंसिंग है, आपने कहीं से लोन लिया होगा आप उस पर ब्याज दे रहे हो, सिंपल है। इंटरेस्ट रिसीव्ड या तो ऑपरेटिंग हो सकता है अगर आप फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो तो इन्वेस्टिंग, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है या किसी को लोन पे पैसे दे रखे हैं, उस पे इंटरेस्ट आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग, सिंपल है। लास्ट कॉलम आप देखो, ये खुद पढ़ लेना, नथिंग टू एक्सप्लेन मच। ये 1 मार्कर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो वो नंबर ना कटे इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजैक्शन दैट आर ऑपरेटिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, सैलरी पेड, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, टैक्स पेड। ट्रांजैक्शन जो हमेशा इन्वेस्टिंग रहेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमेशा का मतलब है चाहे आपका कोई भी बिजनेस है, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, व्हाटएवर द हेल बिजनेस यू आर डूइंग, आपका ये ट्रांजैक्शन हमेशा इन्वेस्टिंग होगा, और ये वाले जो है ये हमेशा फाइनेंसिंग होंगे, शेयर्स इशूड, डिविडेंड पेड, अंडरराइटिंग कमीशन पेड, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बच्चों थ्योरी पर से दिस चैप्टर इज फिनिश, नाउ इट्स अप टू अस कि हमें कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं,
किस लेवल पे आपको आके कंफर्ट आ जाता है कि यस नाउ आई नो कैश फ्लो? जब तक आपको कंफर्ट नहीं आ रहा, आई एम हियर टू सॉल्व क्वेश्चंस, सिंपल. Frankly speaking, the syllabus is over. Once we'll solve 2-3 questions with adjustment. So badhai ho, you are on the verge of completing such a vast syllabus of class 12th. Now tighten your seat belts and be ready for the test schedule. Correct? किसी ने छुट्टी करी अगर जूता निकाल के मारना है, मैंने सही बता रही हूँ मैं, ठीक है. वो यादव जी देख रहे कौन सा जूता पहना मैम ने, देख लूं ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, जूता देख लेते हैं कौन सा. चलो जी, बाय बाय.